the chapter number 7 of history. 8 is given here, but according to your books, this is chapter number 7. Okay, civilizing the native, educating the nation. पिछले चैप्टर्स में आपने पढ़ा है कि जो पीजेंट्स थे, ट्राइबल्स थे, उन नवाब थे, राजाज थे, इन सबको ब्रिटिश रूल में बहुत कुछ फेस करना पड़ा था. फॉर द ब्रिटिश इन इंडिया वांटेड नॉट ओनली टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट एंड कंट्रोल ओवर रेवेन्यू. ब्रिटिशर्स के लिए सारी इंडिया की जो टेरिटरीज थी उनको कंट्रोल करना, उनकी इनकम को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी था. तो इसने मतलब कि ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह से इंडिया की सारी टेरिटरीज को टेक ओवर करने की पूरी तरह से कोशिश की थी और उसके लिए बहुत सारे वॉर्स भी किए थे. दे ऑल्सो फेल्ट दैट दे हैड अ कल्चरल मिशन. दे हैड टू सिविलाइज द नेटिव, चेंज देयर कस्टम्स एंड वैल्यूज. अब देखो, जो अगला जो पीजेंट्स, ट्राइबल्स के बारे में हमने पढ़ लिया, राजाज, नवाब्स के बारे में हमने पढ़ लिया, इन सबको उन्होंने कंट्रोल किया. तो अब उनका मेन मोटिव था एजुकेशन सिस्टम को भी कंट्रोल करना. अपना कल्चरल मिशन, अपना कल्चरल वैल्यूज़, अपने कल्चर कस्टम्स को वहाँ पर फैलाना भी उनका एक मोटिव था. अब हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से उन्होंने इंडिया, नेटिव मतलब इंडिया को सिविलाइज करने की और इंडिया को एजुकेट करने के बारे में सोचा. तो इस चैप्टर को जब हम स्टडी करेंगे तो इसका सबसे पहला टॉपिक यही पढ़ेंगे कि ब्रिटिश ने कैसे, हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन, कि ब्रिटिश ने एजुकेशन को कैसे देखा. ठीक है, तो क्या है इसमें, लेट अस लुक दैट द ब्रिटिश थॉट एंड डिड सम ऑफ द आइडिया ऑफ एजुकेशन दैट नाउ टेक द ग्रांटेड इवॉल्व. मतलब कि आप ये कह रहे हैं ब्रिटिशर्स ने जब स्टार्टिंग करी, हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी में आई 1600 में और 1700 में जब उन्होंने प्लासी का वॉर किया, तो उसके बाद से ही जो है और इंडिपेंडेंस तक जो है ब्रिटिशर्स ने बस यही सोचा कि उन्हें अपना जो है कस्टम और ट्रेडिशंस को वहाँ पर इवॉल्व करना है. ठीक है, उसके लिए उन्होंने इंडिया की एजुकेशन में भी चेंजेस करने की शुरुआत करी. तो अब ब्रिटिश ने एजुकेशन को, इंडिया के एजुकेशन को कैसे देखा, तो पहला व्यू है उनके देखने का, पहला व्यू जो है उनका था देखने का, जिनको कि उन्होंने किस नाम से कवर अप कर दिया कि वो कौन थे, ओरिएंटलिस्ट. ठीक है ना. अब हम पढ़ेंगे ये ओरिएंटलिस्ट क्या थे. अब देखो, ओरिएंट का मतलब होता है पुराना, मॉडर्न का बिल्कुल उल्टा और रेसिप्रोकल जो है पुराना होता है. तो इस इवेंट, अगर आप ओरिएंटलिस्ट या ओरिएंटलिज्म को देखते हो या फिर आप कहते हो ओरिएंटल पर्सन्स, तो मीन्स क्या है, पुराने. मीन्स ये वो पर्सन्स थे, ब्रिटिशर्स के वो ऑफिशियल्स थे जिनका ये मानना था कि इंडियन एजुकेशन, इंडियन कल्चर, इंडियन स्टडी, इंडियन टेक्स्ट, ठीक है, और इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशंस जो है वो उन्हीं को थोड़ा सा सुधारना चाहिए. मतलब वो उन्हीं को मोटिवेट करते थे, उन्हीं के अंदर उन्होंने सुधार करने की कोशिश की थी. मीन्स उनका ये मानना था कि जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का, वो यही का यही रहना चाहिए. मतलब इंडिया का एजुकेशन सिस्टम में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, जस्ट इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए. तो अब इनके जो फॉलोअर थे वो कौन थे. नंबर 1 फॉलोअर जो आपको दे रखे हैं, इनके सबसे इम्पॉर्टेंट जो दे रखे हैं 1783 में पर्सन है एक विलियम जोन्स, जो कि कैलकाटा में आए थे और जो कि जज बने थे सुप्रीम कोर्ट के. उनका ये मानना था, वो क्या मानते थे कि जो इंडिया का टेक्स्ट है, इंडिया का जो कस्टम्स हैं, इंडिया के जो ट्रेडिशंस हैं, वो ही हमें फॉलो करने चाहिए. और वो एक बहुत बड़े लिंग्विस्ट थे. लिंग्विस्ट कौन होता है, जो बहुत सारी देखो लैंग्वेजेस को बोलने वाला पर्सन होता है या लैंग्वेजेस को जानने वाला होता है, वो लिंग्विस्ट होता है. जो ये विलियम जोन्स थे, उनको ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, इंग्लिश, ठीक है, और एज वेल एज उन्होंने मुस्लिम से भी लैंग्वेज सीखी थी, पर्शियन, और पंडितों से उन्होंने हिंदी, संस्कृत सीखी हुई लैंग्वेज थी. उनको बहुत सारी लैंग्वेजेस की नॉलेज थी. ठीक है, उनको इंडियन कल्चर, इंडियन आर्किटेक्चर वगैरह से बहुत ज़्यादा प्यार था. अब वो जो थे, इंडियन टेक्स्ट को पढ़ना, इंडिया के लॉ को पढ़ना, इंडिया की फ़िलॉसफी को स्टडी करना, रिलीजन्स को, पॉलिटिक्स को, मोरालिटी को, अर्थमेटिक को, इन सब साइंसेस को वो स्टडी करते थे इंडिया की और बहुत प्रेफर करते थे. अब इन चीज़ों से आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारी इंडिया में शुरू से ही एजुकेशन लेवल अच्छा था, लेकिन बस ये था
कि तब जो इंडिया में एजुकेशन होती थी वो मीडियम जो था वो हिंदी मीडियम हुआ करता था और ज़्यादा जो है रिलीजियस स्टडीज़ को ही इम्पोर्टेंस दी जाती थी। जोन्स ने ये डिस्कवर्ड किया कि हिज इंटरेस्ट वॉज शेयर्ड बाय मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल लिविंग इन कैलकाटा एट द टाइम। ठीक है, अब देखो जो उनका इंटरेस्ट था, जो उनकी जो उनका इंटरेस्ट जो इंडियन कल्चर में था, बाद में उस चीज़ को दो और पर्सन ने फेवर किया था। एक है, कौन है ये, हेनरी थॉमस कोलब्रुक, और एक है नेथानियल हॉलैंड। ठीक है, ये दोनों जो थे उन्होंने भी इनके विलियम जोन्स के थॉट्स को अप्रिशिएट किया था और उनका भी यही मानना था कि इंडियन लैंग्वेजेस को पढ़ना, इंडियन लैंग्वेजेस को ही ट्रांसलेट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टुगेदर विद देम, अब उन्होंने फिर सबने मिलकर एक क्या बनाई थी, एशियाटिक सोसाइटी बनाई थी बंगाल में। ठीक है, और उन्होंने साथ में एक न्यूज़पेपर मैगज़ीन भी लिखी थी जिसका नाम था एशियाटिक रिसर्चेस। ठीक है, मतलब अब उन्होंने एशियाटिक का मतलब जो है वही इंडिया, चाइना, जो ईस्ट की कंट्रीज़ थी उनसे रिलेटेड है एशियाई कंट्रीज़। उन्होंने उनकी ही एक सोसाइटी बनाई थी, क्लियर, जिसका नाम एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है। और एक उन्होंने जर्नल भी पब्लिश किया था जिसका नाम था एशियाटिक रिसर्च। जर्नल एक किस्म से एक मैगज़ीन टाइप होता है। तो जोन्स और कोलब्रुक जो थे वो जो है इंडिया के एटीट्यूड को ही इम्पोर्टेंस देते थे, इंडिया के कल्चर को ही इम्पोर्टेंस देते थे। उनको ये लगता था जो एंशियंट इंडियन हेरिटेज है या एंशियंट इंडियन कल्चर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब हम ये पढ़ेंगे कि ऐसे ही बिना किसी सेल्फिश के, इंडियंस तो ब्रिटिशर तो सेल्फिश माने जाते थे, बिना किसी सेल्फिशनेस के साथ वो ये तो काम नहीं कर सकते कि हमें इंडियन कल्चर को इम्पोर्टेंस देनी। तो उनका मेन मोटिव क्या था, तो इंडियन कल्चर को उनका मेन मोटिव था इम्पोर्टेंस देने का कि वो क्या चाहते थे, वो उनके मास्टर बनना चाहते थे। किनके, ब्रिटिशर्स जो हैं इंडिया के ऊपर कंट्रोल करना चाहते थे, इंडिया के वो मास्टर्स बनना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने क्या किया, जो इंडिया को इतनी ग्लोरी मिली हुई थी, इंडिया की इतनी शान थी, उस शान को बनाए रखना चाहते थे। लेकिन उनका मेन मोटिव क्या था, उनका मेन मोटिव देखो ये लिखा हुआ है कि दे वुड बिकम द गार्जियन ऑफ इंडियन कल्चर एज वेल एज मास्टर। उनको ये लगता था कि अगर वो इंडियंस के फेवर में बोलेंगे, इंडियन कल्चर के फेवर में बोलेंगे, तो इंडियंस जो है उन पर विश्वास करेंगे और वो उससे क्या होगा, इंडियन कल्चर के मास्टर बन जाएंगे, जो कि उनका एक मेन मोटिव था। मैं नेचुरल सी बात है, मेन मोटिव यही है, तो वो सेल्फिश इंटरेस्ट के साथ ही वो ये काम कर रहे थे। क्लियर, इस तरह से उनको ये लगता था कि अगर वो इंडियन कल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं तो उससे क्या होगा, इंडियंस का उनके ऊपर विश्वास बन जाएगा। दे फेल्ट दैट इंस्टीट्यूशन शुड बी सेट अप टू इनकरेज द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट एंड टू टीच संस्कृत एंड पर्शियन लिटरेचर एंड पोइट्री। ऑफिशियल ऑल्सो थॉट दैट हिंदू एंड मुस्लिम ought to be taught what they already familiar with and what they valued and treasured, no subjects that were all to them. Only then they believed could British hope to win a place in the। और देखो दूसरा मोटिव क्या है, उनको ये लगता था कि अगर इंडियन लैंग्वेजेस मतलब संस्कृत वगैरह हिंदू मुस्लिम्स को भी अगर यही कहा जाए को भी विश्वास दिलाया जाए कि इंडियन कल्चर में ही हम उनकी स्टडी को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उनको ये लगता था कि वो उनका दिल जीत लेंगे। दे विल विन अ प्लेस इन द हार्ट ऑफ द नेटिव्स, कि उनको ये लगता था कि वो उनका दिल जीत लेंगे और इस तरह से वो उनको अपने साथ मिला लेंगे। ठीक है, फिर इसके लिए उन्होंने और भी बहुत सारे स्टेप्स उठाए थे, जैसे कि उन्होंने क्या किया था, कैलकाटा में 1781 में एक मदरसा खोला था। ठीक है, जहाँ पर अरेबियन, पर्शियन और इस्लामिक लैंग्वेजेस सिखाई जाती थी। और एक हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की थी 1791 में बनारस में, जहाँ पर एंशिएंट संस्कृत ही सिखाई जाती थी और सारा काम जो था एडमिनिस्ट्रेशन का वहीं संस्कृत लैंग्वेज में करने पर जोर दिया जाता था। ठीक है, तो इन दिस वे उनका जो ये मेन मोटिव था, इंडियन कल्चर को उन्होंने इम्पोर्टेंस दी, इंडियन स्टडीज़ को उन्होंने इम्पोर्टेंस दी, इंडियन लॉ, इंडियन ट्रेडिशंस को इम्पोर्टेंस दी। सिर्फ उनका मेन मोटिव क्या था कि वो उनके दिल में घर कर सके, और अगर वो उनके दिलों में घर कर लेंगे, उनको जीत लेंगे, तो उनके ट्रेडिशंस के ऊपर, उनकी कंट्री के ऊपर कंट्रोल करना उनके लिए आसान हो जाएगा। तो इन दिस वे ये ओरिएंटलिस्ट का जो पहला व्यू था, ब्रिटिश एजुकेशन को उन्होंने कैसे देखा कि ब्रिटिश एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन को उन्होंने कैसे देखा कि इंडियन कल्चर को ही हमें प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, लेकिन उनका सेल्फिश इंटरेस्ट उसमें था। तो सेकंड पैराग्राफ जो है वो आगे हम कल करेंगे। नाउ थैंक यू।